कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास में? नो सर। होमवर्क था ही नहीं। ओके, तो इन द लास्ट क्लास कुछ लोग एब्सेंट भी थे लास्ट क्लास में। माइका आशा तुम लोग एब्सेंट थे लास्ट वाली क्लास में ना? नहीं सर, लास्ट क्लास में। अच्छा, मैं थी। देख ली थी? नहीं सर, मेरे पेपर चल रहे हैं। अभी तो इतने दिन हो गए हैं तो देख लेनी चाहिए थे। पेपर चल रहे थे तो मैं देख नहीं पाई। एनीवे, तो देखो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में जो टर्म्स यूज होते हैं उन पे बात की। कुछ खास ऐसा नहीं था, कोई ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं था कि एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, सब बेसिक बेसिक बातें डिस्कस की थी। आज हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अभी देखो प्रोबेबिलिटी जो हमें सीखनी है इसमें कुछ भी नया नहीं है। यू नो एवरीथिंग इन एडवांस। जो तुमने 10th में सीखा है वही प्रोबेबिलिटी अभी 11th में भी करनी है। सिर्फ लिखने के एक आध तरीके नए आ जाएंगे जहां सेट थ्योरी साथ में मिक्स हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। अब सेट थ्योरी किस तरह से मिक्स हो जाएगी, जैसे कुछ जनरल डेफिनेशन की बात हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी को हम एज अ फंक्शन मान लेंगे। ऑल्दो सब चीज़ों की जरूरत नहीं है कि जिसमें फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट होता है ना, तो कह देंगे कि इसके इनपुट होंगे हमारा सैंपल स्पेस। ऑब्वियसली सैंपल स्पेस से ही सैंपल स्पेस में ही जो 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 आउटकम्स हैं उसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो ये डेफिनेशन की बात आ गई। फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुछ कुछ जगह कहेगा, जो हमने 10th में भी कर रखा है, और वर्ड आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट, अगर हम एक डेक ऑफ कार्ड से कार्ड निकाल लें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इट इज रेड और अ क्वीन। ये 10th में कर रखा है। तो इसमें बस क्या अभी और आ जाएगा, तो लिखने के लिए हम यूनियन लगा देंगे। और वर्ड का मतलब हमारा यूनियन से कनेक्ट हो जाएगा, तो पी ए यूनियन भी ऐसा आ गया। कॉम्प्लीमेंट को आप लिख देंगे कि भाई किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सबको याद ही है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हाँ सर। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस पी ए। ठीक है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल सेट थ्योरी जैसा है सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है भाई? ए की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में जो होंगे वो 2 बार काउंट हो गई है, तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से लिख लेंगे, जहां और लगा है वहां यूनियन लगा देंगे, जहां एंड लगा है वहां इंटरसेक्शन लगा देंगे। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या फंडा यूज करेंगे हम? इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पी, किसी को याद है लास्ट क्लास में हुआ था? सर तो एक साथ नहीं हो सकते ना। हाँ, टर्म क्या यूज करेंगे, लिखेंगे क्या उसमें? P A intersection B is equal to 0. वेरी गुड। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 के दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। जब हम लास्ट क्लास से बात कर रहे थे तो उसको सैंपल स्पेस या इवेंट में कह रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ए इंटरसेक्शन भी एक नल सेट होगा, उसमें कोई आउटकम होगा ही नहीं। अब उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो वी कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटी आई थिंक, तो क्लास में खत्म भी हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सब लोग बुक खोल लो और सामने आ जाओ, फिर 2 लोग हैं सामने। कुछ और बेसिक बातें भी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस यस, अगर सैंपल स्पेस भी तो एक इवेंट हो गया ना। जैसे हम कह रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन टॉस करने में पीएच लिखते हैं ना, ऐसे अगर किसी पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा, सैंपल स्पेस से ही तो होगा जो होगा भाई। अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या है, हेड आना या टेल आना? पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन टॉसिंग अ कॉइन हेड और टेल विल अकर। तो दोनों चीजें ले ली मैंने, सैंपल स्पेस ले लिया, ऑफ कोर्स दोनों या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सब कुछ तो ले लिया है। अगर बोल दे कोई इवेंट एग्जॉस्टिव है तो क्या यूज करेंगे?
अगर कोई इवेंट एग्जॉस्टिव है तो कोई मतलब कोई कुछ इवेंट्स 2-3 इवेंट हैं वो एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव याद है डेफिनेशन? जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के तो इक्वल। इसका मतलब सारे इवेंट मिलके पूरा पूरा सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे उसके लिए? प्रोबेबिलिटी में क्या लिखना चाहिए? P E1 union E2 union E3 that would be 1। सब कुछ मिला के सैंपल स्पेस बन जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है, कभी कभार हम ये लिख देते हैं, ये मत करना। PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 इज इक्वल टू 1। नहीं, एग्जॉस्टिव में मैंने ये कभी नहीं कहा है कि सारे कुछ कॉमन नहीं होगा। एग्जॉस्टिव सारा सैंपल स्पेस बना रहे हैं, बट हो सकता है कुछ आउटकम्स कॉमन हो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, जरूरी नहीं 1 हो। ठीक है, तो ये गलती कई बार हो जाती है कि हम एग्जॉस्टिव देखते ही उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 करने की सोचते हैं। ये 1 तब हो जाएगा अगर ये लिख दी जाए कि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया इसका मतलब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का टाइम सब कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट डूइंग फ्रॉम 1 to 5 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एक्सरसाइज कौन सी? सेकंड एक्सरसाइज, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज 16.3। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर हमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन की हेल्प लगे, तो ठीक है, आई होप सबको याद होगा, काउंट करना पड़ेगा वहां पर। और नहीं होगा तो ये चैप्टर हमेशा एक साथ ही काउंट किए जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। सर हाँ, आवाज नहीं आ रही इसने। हाँ, एक बार रीज्वाइन करना। सर एक बार आप दोबारा बता दो, हाँ ये हाँ, आपने ओके 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 ओके। इसने कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मैंने सिर्फ ये बताया कि हमें कुछ भी नया नहीं सीखना है, जो हमें 10th में ऑलरेडी आता था वही 11th में प्रोबेबिलिटी में होगा। सिर्फ कुछ टर्म्स नए आ जाएंगे, जैसे कभी वो बोल देगा कि ए या बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसको ए यूनियन बी लिख दिया करेंगे। 10th में हम लिखते नहीं थे, 11th में सेट थ्योरी वाले टर्म्स लिख देंगे। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लें तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस सेट थ्योरी से याद आ रहा है? पी ए एंड बी की बात होगी तो ये ऐसे लिख देंगे बस। पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस पी ए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कहेंगे तो वो हमेशा 1 आएगी, सैंपल स्पेस में सब कुछ कवर हो गया है। अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो उनके लिए फंडा है कि भाई एग्जॉस्टिव इवेंट्स में यूनियन, सबका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाता है। तो पी ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री 1 हो जाएगा। ये मत सोचना कि पी ई वन प्लस पी ई टू प्लस पी ई थ्री 1 हो जाएगा, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ रेपिटेशन भी हो सकता है। ई वन ई टू ई थ्री में कुछ कॉमन होगा तो कुछ चीजें दो बार काउंट हो जाएंगी, 2 बार 3 बार। उनकी प्रोबेबिलिटी का सम मिनिमम 1 होता है अगर वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इन केस हम कह दें कि एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो ये फंडा वैलिड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। सर कौन सी एक्सरसाइज तो करनी है सर? 16.3 करना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5।
फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। सारे सम 1 आ जाए, सम करके क्या आ गया? तो सम 1 आ चाहिए जितना भी सैंपल स्पेस है। तो इसका फंडा समझ लो, सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स मिलकर तो पूरा इवेंट बना रहे हैं, मतलब जो भी होगा इसमें ही से होगा ना। तो अगर हम सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये 1 होनी चाहिए ना। भाई पूरा सैंपल से मिलकर तो 1 ही बनाएगा, पूरा पूरा सैंपल स्पेस है वो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सारे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमें मिली हुई है तो उसका सम 1 हो चाहिए। जिनका भी सम 1 आ रहा है वो ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो ठीक नहीं है। तो जैसे आई थिंक फर्स्ट का सम तो कर ही लोगे। फर्स्ट का आ रहा है, सेकंड का आ रहा है। फर्स्ट का आ रहा है यस सर। 8 और मुझे तो नहीं लग रहा फर्स्ट का आ रहा है। 5 8 9, अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट का आ रहा है। सेकंड का भी आएगा सम 1। यस सर। थर्ड का नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल। फोर्थ में अगर आ भी रहा हो तब भी नॉट वैलिड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी थोड़ी ना होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। एंड देन फिफ्थ का नहीं, वो भी ज्यादा आ रहा है। पहले तो आखिर आता भी तभी लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके सर बाद मुझे क्वेश्चन फिफ्थ नहीं आया समझ। फिफ्थ से पहले किसी का डाउट तो नहीं? सर फोर्थ का ए पार्ट नहीं आया। फोर्थ और कोई डाउट नहीं? फोर्थ का ये पार्ट कह रहा है कि a card is selected from a pack of 52 cards। पहला पार्ट है how many points are there in the sample space। तो भाई 52 कार्ड्स में अगर तुम्हें एक कार्ड पिक करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आदित्य सर मतलब सबको अलग अलग काउंट करना है ना। ऑब्वियसली तुम्हें एक कार्ड निकालना है तो कितने कितने डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है? 52 सैंपल स्पेस पूछ रहा है बेसिकली घुमा फिरा के, तो 52 कार्ड्स है, 52 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ फेयर कॉइन with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed। अनु ये समझ गए कि एक क्वाइन है, उसमें कह रहा है क्वाइन में जैसे हेड और टेल होता है, इस वाले क्वाइन में एक तरफ 1 लिखा हुआ है और एक तरफ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और डाई तो है ही हमारा नॉर्मल, उसको टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। पहली बात तो टोटल दोनों को एक साथ टॉस करने में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12। जैसे 2 डाई में 36 होता है, 6 into 6, 2 कॉइन्स में 4 होते हैं। भाई पहले के आउटकम्स, पहले के लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं? ये तो नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया ना। देयर आर 6 ऑप्शन फॉर द डाई एंड 2 ऑप्शंस फॉर द कॉइन। तो टोटल कितने तरीके से आउटकम आ सकता है? देयर आर 12 पॉसिबल वेज। ठीक है, डाई मैं पहले डाई का लिख देता हूँ। तो डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, और क्वाइन में 1 या 6 आ सकता है। तो क्वाइन ये मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्वाइन में 6 आए, तो फिर से 1 से लेकर 6 तक डाई में और क्वाइन में 6 6 6। So there are total 12 possible outcomes here. The question is क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3 आए? सम 3 आने के लिए कितने केस है हमारे? एक तो 2 1 हो गया, एक ही केस है आई थिंक। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी? 1/12। ठीक है, दूसरा है सम 12 आए। सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी एक। ये भी एक ही केस है, डाई में भी 6 आए और क्वाइन में भी 6 आए, 6 and 6 12। तो प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल नहीं था। आई थिंक सैंपल स्पेस सोचने में प्रॉब्लम हो गई। तो याद रखो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि पहले के पास कितने ऑप्शन है दूसरे के पास। अब मैं कह दूं कि एक डाई रोल किया गया है, एक क्वाइन टॉस किया गया है और 1 से 10 में एक नंबर पिक किया गया है। बताओ कितने ऑप्शन, कितने आउटकम्स पॉसिबल है? एक डाई, एक क्वाइन एंड कार्ड फ्रॉम 1 to 10। ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, कितने टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास? 120। 120। भाई डाई के पास 6 ऑप्शंस है, क्वाइन के पास 2 ऑप्शंस है और 1 से 10 में 10 ऑप्शंस हो गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 120। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 to 10।
चलो लेट्स डिस्कस डाउट फ्रॉम 6 to 10. 6 to 10 में है किसी का कुछ डाउट? सर 6 और 7. 6 और 7. सर 6 बोलना, 7th, क्या बोला आदित्य? सर 7th ही है। ठीक है. 6 बोला there are 4 men and 6 women on a city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? हाँ, तो बहुत बच्चों वाला है कार्तिक, तो 7th वाले भी कर लेंगे. सर मैंने परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन लगा ली सर इसमें. चाहिए ही नहीं, एक लोगों को चूज करना है जिसमें 4 men और 6 women में. बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वुमेन चूज होगी? परम्यूटेशन कहाँ से आ गया इसमें? सर 6/10. 6/10 बात करते हैं. 6 women is favorable cases upon total cases. ठीक है. सर इसमें Yes, हम sir. लोगों ने प्लस क्यों किया, मतलब इंटू क्यों नहीं किया? क्या इंटू नहीं किया और क्या प्लस किया? मतलब जैसे वो डाइस वाला और कॉइन वाला था, तो उसमें हम हाँ. लोगों ने टोटल आउटकम्स को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है. तो इसमें हम लोगों ने फिर इसमें प्लस क्यों किया? में 2 एक्टिविटीज कहाँ है? एक ही लोगों को तो चूज करना, एक ही काम तो है ना. वहां पर 2 एक्टिविटी थी कि डाई रोल हो रहा है उसका एक आउटकम, कॉइन टॉस हो रहा है उसका एक आउटकम. यहाँ क्या हो रहा है? एक ही लोग तो सिलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. ऐसा थोड़ी कि 1 मैन और 1 वुमेन सिलेक्ट करना होता. तो हम कहते हैं कि भाई पहला काम है मैन को सिलेक्ट करना, तो 6 केसेस उसके हो गए. दूसरा काम है वुमेन को सिलेक्ट करना, 4 केसेस उसके हो गए. टोटल पॉसिबिलिटी होती है 6 into 4. यहाँ काम ही एक था सिर्फ. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and probability of having each of them. Again, very simple question. पहली बात तो अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाएगा, क्या कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 16. There are 16 possible outcomes. However, हमारे लिए important number of head और tail है या उनका order important है? Head or tail. है नंबर ऑफ हेड और टेल. ऑर्डर कुछ भी हो, हमें तो वो है ना कि जितनी बार हेड आएगा उसका कुछ आई थिंक +1 है और जितनी बार टेल आएगा उसका -1.5 है. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर 3 हेड और 1 टेल है तो ये किसी भी ऑर्डर में हो, रिजल्ट तो एक ही है, आउटकम तो सेम ही होगा, मतलब पैसे वाला. ठीक है. तो हम लाइन से करते हैं कि चारों हेड के कितने केस हैं? 4 बार हैं, तो एक बार लाइन से. तो एक ही केस है हेड 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 हेड. अगला 3 हेड और 1 टेल, कितने केस होंगे उसके? 4. 4 केसेस. वेरी नाइस. अब मैं इसको एक साथ एक ही ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इसके लिए अमाउंट तो एक ही होगा, जो भी होगा ऑर्डर कुछ भी होता है, तो मैं सारे केस लिख नहीं रहा हूँ. तो 4 केसेस ये हो गए हमारे. 2 हेड और 2 टेल. 6. 2 हेड और 2 टेल के वी हैव 6 होंगे. 6 केसेस. कैसे कर रहे हो अनु, ये बता सकते हो? तो मैंने वो सारे 16 पहले लिख लिए थे, फिर उनको काउंट कर लिया था. ठीक है. दिस इज नॉट रॉन्ग मैथमेटिकली. ओके, कोई और परम्यूटेशन की हेल्प से बता सकता है? कोई और है जिसने परम्यूटेशन पढ़ा है अच्छे से? 2 हेड और 2 टेल के कितने केस होंगे? 6. बिना काउंटिंग के बताना हो तो कैसे बताएंगे? कांट बी अरेंज एच हमें इन्हीं को तो अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से देखने हैं. याद है नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे देखते थे, क्या फॉर्मूला था? क्या चल रहा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भूल गए हो क्या? कितने तो वर्ड वाले क्वेश्चन किए थे. 4 लेटर वर्ड के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? ए बी सी डी दे दो. सर 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल. अभी रेपिटेशन वाला है तो 4 के 4 फैक्टोरियल, और रेपिटेशन होता तो अपॉन नहीं 2 करते. फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल निकालोगे तो ये 6 आएगा. तो 6 केसेस ये हो गए. 1 हेड और 3 टेल.
4. 4 केसेस। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई एक हेड को एडजस्ट होना है तो पहली प्लेस पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। ठीक है, काउंटिंग इसलिए थोड़ा सा बुरा आइडिया है क्योंकि अगर ज्यादा केस हो गए तो यू कैन नॉट राइट ऑल द केसेस। अभी मैं कह दूं कि 120 केसेस वाला कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो लिख नहीं सकते ना बैठ के उसको। एंड द लास्ट केस इज ऑल टेल्स, 4 टेल्स। ठीक है, टी 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 टी। तो ये दैट्स हाउ वी गेट द 16 केसेस। अभी सबका अमाउंट देख लेते हैं। ये मैं सही बोला था ना, 1 हेड पे +1 है और एक टेल पे -1/2 है, ऐसे कुछ है शायद। चारों हेड आ जाएंगे तो कितने रुपए विन हो जाएंगे? 4. 4 रुपीज हो जाएगा। 3 हेड के 3 रुपीज और एक टेल का -1/2, तो ये हो जाएगा 1.5 रुपीज। 2 हेड के 2 रुपीज और 2 टेल के -3, तो हो जाएगा -1। 1 हेड का 1 रुपी और 3 हेड का -4.5, तो -3.5 और चारों हेड के -6। इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 4 रुपए जीत जाएगा? 1/4. 1/4 नहीं, कितने केसेस में वो 4 रुपए जीत रहा है? सर 1/16। 1/6, एक ही केस तो है ऐसा। डू नॉट, ये अमाउंट से मतलब थोड़ी है, नंबर ऑफ केसेस से मतलब है ना। कितने प्रोबेबिलिटी है कि 1.5 रुपीज जीतेगा? 1/4. हाँ ये ठीक है, 4/16। कितनी प्रोबेबिलिटी कि उसका लॉस होगा 1 रुपये का? 3/8. 6/16, 3/8। ऐसे ही अगले का तब तो सेम ही हो जाएगा, 4/16 और लास्ट वाले का 1/16। ठीक है, सर मुझे क्वेश्चन 9 में डाउट है. ओके। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या है भाई, 9th-10th पढ़ के आई हो ना तुम? नॉट है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही तो होता है। अगर 2/11 किसी इवेंट के तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की क्या हो जाएगी? इतना पढ़ना क्या है? 1 minus 1 माइनस, याद आया? ये होता था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट a + a कॉम्प्लीमेंट 1 होता था। नॉट a कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 - 2/11 दैट विल बी 9/11। और कोई डाउट 10 तक? ठीक है, सो नाउ फिनिश द असाइनमेंट, खत्म कर लो फिर। इफ यू वांट यू कैन हैव अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स। वांट इट? या खत्म करके उठना है? खत्म कर लें? ठीक है, खत्म ही कर लो। So start from 11th to 21। सर 11th नहीं हुआ. 11th नहीं हुआ, ओके। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 different natural numbers at random from 1 to 20. If these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? तो फेवरेबल केस कितने होंगे? पहले तो सोचो कि 20 नंबर्स में उसको 6 नंबर्स 20 नंबर्स में 6 नंबर्स चूज करने हैं, तो इसके कितने केसेस बन जाएंगे? दैट इज 20C6। इस क्वेश्चन में देखो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कह रहा बस वो 6 नंबर जिसने भी चूज कर लिया उसको लॉटरी मिल जाएगी। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं? 20 से 6। तुम्हें 6 नंबर चूज करने हैं आउट ऑफ 20। तुम लोग बात समझ गए? ठीक है, Yes sir. ओके। नाउ ये हो गया हमारे टोटल केसेस 22 से 26। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1। सर 1। 1 केस फेवरेबल होगा। सर एट अ टाइम दे रहे हैं ना सर। क्योंकि हम ऑर्डर दोनों केसेस में ही नहीं देख रहे हैं, तो ठीक है 1/26। सब लोग समझ गए? विनिंग तक का तो एक ही कॉम्बिनेशन है, अगर वही 6 चूज किए तभी जीतेंगे।
तो 1 इज द फेवरेबल केस. टोटल केसेस हम चूज कर सकते हैं 6 आउट ऑफ 20 क्यों होगा? 20 से 6 ways. हाँ माइक 1 क्यों होगा सर, समझ नहीं आया. 1 भाई विनिंग कॉम्बिनेशन पहले से ही फिक्स है ना. लॉटरी वालों ने कर रखा है कि भाई जिसके ये नंबर आ गया, मान लो ये ऐसा कुछ कर रखा है, जिसका ये आया वो जीत जाएगा. तो एक ही केस तो यही तो आना चाहिए. समझ गए ना बात को. अगर ऑर्डर की बात सोच रहे हो तो फिर ऑर्डर दोनों में हो जाएगा. कोई सोचे कि यार नहीं हम ये 6 नंबर चूज डिफरेंट ऑर्डर ले लेंगे तो 6 फैक्टोरियल वेज में ये चूज कर सकते हैं. हाँ सर. ठीक है. तो उसके बाद टोटल केस में भी 6 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे. अगर तुम ऑर्डर ऊपर कंसीडर कर रही हो तो नीचे भी करने पड़ेंगे. फिर हम कहेंगे कि यार 6 नंबर चूज करने के कितने तरीके हैं, वेयर ऑर्डर इज कंसीडर्ड, तो दोनों तरफ ही अरेंजमेंट होगा. तो बात वही है. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट आउट 12th में वो 60. कहना क्या चाह रहा है, मुझे वो नहीं समझ आया. कंसिस्टेंटली डिफाइन का मतलब क्या बोलना? 12th. Check whether the following probabilities are consistently defined. सही डिफाइंड है या नहीं है. ठीक है. तो पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है. अभी देखो पी ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन पार्ट आता है. यस सर. तो क्या ए इंटरसेक्शन बी सेट कभी ए या बी दोनों में किसी से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं सर. नहीं हो अच्छा. सकता. तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ए की 0.5 है और ए इंटरसेक्शन बी की 0.6 है. क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, तो नो लिख देंगे कि पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. तो ये अच्छा. कंसिस्टेंटली डिफाइन है, मतलब सही से डिफाइंड नहीं है. ओके. दूसरा बोल रहा है पी ए इतना है और पी बी इतना है. पी ए यूनियन बी, क्या पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी से कम हो सकता है? नहीं सर. क्यों? पी ए यूनियन बी पी ए और पी बी से कम नहीं हो सकता नहीं, ना सर. पी ए प्लस पी बी क्या इससे कम हो सकता है? हो सकता है. हो सकता है. तो ये कुछ आई कॉमन हो जाएगा तो सर्विस. पी ए प्लस पी बी में तो 2 बार कुछ चीजें आ जाएंगी. तो यहाँ सब कुछ ठीक है. पी ए यूनियन बी पी ए से ज्यादा है पॉसिबल है, पी बी से ज्यादा है पॉसिबल है. होगा ही हमेशा. मतलब या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा, कम तो नहीं हो सकता यूनियन में. ठीक. दोनों के सम से ज्यादा हो सकता है. वैसे यहाँ ज्यादा है नहीं, बट अगर ज्यादा भी होता तो भी चल जाता. भाई यूनियन तो दोनों से ज्यादा हो ही सकता है, दोनों के सम से. नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कम. हाँ दोनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता था. तो सम से ज्यादा वैसे भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं. दिस इज ठीक है. नेक्स्ट 16. सर 15 का सेकंड पार्ट. 15 से पहले तो नहीं किसी का. 15 बोल रहा है कि E एंड F आर इवेंट्स सच दैट PE दे रखा है, PF दे रखा है, PE इंटरसेक्शन F दे रखा है. हमें निकालना है P नॉट E, मतलब E कॉम्प्लीमेंट बोलना, और यूनियन दे रखा है नॉट F. ये देख के कुछ याद आया? कोई फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है? कौन सा? सर डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. वेरी गुड. तो E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. नाम ही आता है क्या, फॉर्मूला नहीं आता? तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है P E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट. दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा तो 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F हो जाएगा. बस ये तो गिवन ही है क्वेश्चन. 1 माइनस P इंटरसेक्शन. एंड गिवन है तो सर इंटरसेक्शन होगा ना. हाँ तो सर वही तो. अच्छा ठीक है सर. ठीक है. डिमॉर्गन्स में तो साइन चेंज हो जाता है ना. तो 1/8 होगा. 7/8 आंसर होगा. नेक्स्ट आई गेस 16th head out. यस सर. यस सर. कह रहा है इवेंट्स E एंड F आर सच दैट P नॉट E और नॉट F इज इतना. स्टेट वेदर E एंड Sir, F आर. हाँ इस क्वेश्चन का पीछे आंसर 3/8 दिया है. सेकंड पार्ट का देखा है? हाँ 3/8 है. नॉट E एंड नॉट F. अच्छा ये गलत लिख लिया है ना. मैंने किसका निकाल दिया? नॉट E और नॉट F का निकाल दिया. सब लोग बैठ कर देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो, गलत लिख दिया है क्वेश्चन. सर मैं यही तो पूछ रहा था सर. अच्छा मैं तो कुछ गलती हो गई नोट करने में. P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है.
जो कि हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ से P, ये नया क्वेश्चन बना लो इस और लगा लेना बीच में, P E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस P E यूनियन F। क्या हम E यूनियन F निकाल सकते हैं यहाँ पे? P यूनियन F हो जाएगा PE जो कि है 1/4 प्लस PF माइनस P इंटरसेक्शन F, जो कि हो जाएगा 2 और 4 6, 5/8 हो जाएगा। बस वैल्यू डाल देंगे, 1 माइनस 5/8 हमारा 3/8 हो जाएगा। 16 में बोल रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड P इंटरसेक्शन F। अगर 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं। तो हमें दे रखा है P E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, ये दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 1/4। डिमॉर्गन्स लॉ को क्या बोल सकते हैं? P E intersection F का F होल का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि 1/4 है। इसको क्या हम 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F बोल सकते हैं? यहां से P इंटरसेक्शन F 3/4 आ जाएगा। जब P इंटरसेक्शन F अगर 0 नहीं है तो क्या इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? no sir म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। नेक्स्ट 20 फिर 18th भी 18th. In class 11th of a school, 40% of students study mathematics, 30% study biology, 10% of the class study both maths and biology. If a student is selected at random, find the probability he will be studying in mathematics or biology. बताओ हमें किसकी probability निकालनी है माइका? सर A इंटरसेक्शन मतलब हाँ A इंटरसेक्शन B की और B। तो और में क्या होता है? A union B यूनियन होता है ना। मैथ्स यूनियन बायोलॉजी निकालनी, या तो मैथ्स लिया हो या बायोलॉजी लिया हो। हाँ ठीक। एक मिनट ये देख लेते हैं कि दोनों चलेगा नहीं चलेगा। बट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, दोनों चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो दोनों पढ़ रहे हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो सीधे निकालना है PM प्लस PB माइनस PM इंटरसेक्शन भी, सारा ही दे रखा है। मैथ्स वाले कितने हैं? 40% मतलब 4/10, बायो वाले हैं 3/10 और दोनों वाले हैं 1/10, 6/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट 20 है। yes sir 20 कह रहा था probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। ये क्या दे रखा है? intersection दोनों का देखो बस सेट के टर्म्स में लिखा तुम्हें, और कुछ नया नहीं करना है कि इंग्लिश में भी पास हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी में भी। तो E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, 0.5। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। दोनों ही पास नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। मतलब P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ये है 1/10। अच्छा इससे देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सोचो क्या दे रखा है? E union F के होल E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। जब P E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट 1/10 है, so can we find P E union F from here? That would be 1 माइनस सर 1 माइनस 1/10, जो कि 9/10 है। ये मत समझना जब कुछ लोग यहाँ पर गलत समझ जाते हैं और उन्हें लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है कि दोनों नहीं कर पाएगा तो 1/2, सॉरी दोनों कर लेगा तो 1/2, दोनों नहीं कर पाएगा तो 1 माइनस 1/2। 1 माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नहीं कर पाएगा मतलब है दोनों कर लेगा, मतलब दोनों में पास हो गया है। दोनों नहीं कर पाएगा मतलब है कि अगर किसी एक में भी फेल हो गया है तब भी वो दोनों नहीं कर पाया है। तो वो दोनों इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि दोनों में पास होगा या दोनों में पास नहीं होगा, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
ओके, इसमें बीच में एक इवेंट और फंस रहा है कि अगर एक में पास हो गया, ठीक है, तो दोनों में नहीं पास हुआ, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई यूनियन एफ का। हमें पी यूनियन एफ अभी एच मालूम चल गया, एफ नहीं एच है, वो हर जगह एच लिख लेना, नाम ही। फिर कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, तो पीई दे रखी है, 0.75 होता है 3/4। तुम सब डेसिमल में भी लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन पासिंग इन हिंदी? देखो एक बार लिख लिया फिर कुछ बचा नहीं क्वेश्चन है, फिर तो बहुत ही इजी हो गया। तो पीई यूनियन एच क्या हो जाएगा? पीई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच। सारी चीजें दे रखी हैं, एक अननोन है, ई यूनियन एच है 9/10, पीई है 3/4, पी एच हमें निकालना है और इंटरसेक्शन दे रखा है 1/2। कर लेंगे? Yes, sir. ये आ जाएगा, यार डेसिमल ही अच्छा था, 0.65. 0.65। चलो 21 में डाउट है? सर No, उसका sir. लास्ट पार्ट बता दीजिए। The last part. 21 का लास्ट पार्ट। ओके, इन a class of 60 students 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both। पहले तो हम इसको ऑब्जर्व कर लें कि 30 ने एनसीसी लिया, 32 ने एनएसएस लिया, दोनों को मिला के हुए 62। तो एक मिनट, 30 ने एनसीसी लिया, 32 ने और 24 ने बोथ लिया, तो कितने लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों ने एनसीसी या एनएसएस लिया, यहाँ से ये तुम पहले ऑब्जर्व कर लो। एनसीसी वाले 30 हैं और एनएसएस वाले 32 हैं और 24 दोनों में कॉमन है। तो सोचो अगर हम सेट थ्योरी में बात करें तो सिर्फ एनसीसी वाले कितने हो जाएंगे? पूरे 30 हैं, 24 तो कॉमन एरिया में आ रहे हैं, तो सिर्फ एनसीसी वाले कितने हैं? 30 minus 24. 6। तो जिन्होंने सिर्फ एनसीसी लिया, 24 जिन्होंने दोनों ले रखे हैं, तो टोटल 30 हो गए। ऐसे ही सिर्फ एनएसएस वाले कितने हो गए? 8. 8। तो मतलब बच्चे कितने जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है? ऐसे बच्चे हैं 6, 8 और 24, जो कि हो जाएगा आई गेस 38। कितने बच्चे जो इन दोनों में नहीं होंगे? दैट मींस 60 minus 38. 22 बच्चे जिन्होंने दोनों नहीं ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ इतना लिख लिया क्लियरली तो फिर आगे गलती नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन सेज किसी एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने एनसीसी और एनएसएस ली है। तो टोटल बच्चे बेसिकली पी ए यूनियन भी पूछ रहा है, तो हमें सारे निकालने, दोनों के यूनियन में कितने बच्चे हैं? 38 है, तो 38/60। दूसरा है कि ना एनसीसी लियो ना एनएसएस लिया हो, तो बेसिकली इसी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 22/60। ये देख रहे हो सेकंड पार्ट, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट ही है। पहले में कि कोई भी एक लिया हो और है, दूसरे में कि कोई भी ना लिया हो तो और का ही कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड पार्ट जो डाउट है मेन, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। ऐसे कितने बच्चे हैं? 8/60। ये तो देख रहा है, जो उन्होंने एनएसएस तो लिया है लेकिन एनसीसी नहीं लिया है, 8/60। इसको अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स लिखना चाहे तो बेसिकली आर वी लुकिंग फॉर दिस पी बी माइनस ए, सेट में पढ़ा है ना, जो कि हो सकता है पी बी पूरा सर्कल हो गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है? सोचो भाई, जो बी माइनस ए सेट बनता है उसमें क्या है, बी में से कॉमन वाला हटा दो। समझ गए? तो समझ में तो वैसे नंबर से तो आ ही रहा था, बट अगर कहा कि लिखना कैसे, ऐसे लिख सकते हो। पी बी हम बोल देंगे पूरे एनएसएस वाले कितने हो गए? 32/60। दोनों में कॉमन वाले कितने हो गए? 24/60। है वही चीज, तो बचा कितना? 8/60। समझ गए फंडा सब लोग? कोई और डाउट रह रहा है? No, sir. No, sir. Okay, so officially our syllabus is over from here now। अच्छा, हमने कुछ रिवीजन किया था क्या पहले? कुछ रिवीजन हमारा हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, नहीं sir. हुआ है। Not नहीं। ओके,
लेट्स सी व्हाट आई विल सजेस्ट कि हम प्लान अपना टेस्ट सीरीज के हिसाब से करें। ऑल्दो 11th की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा लेट होती है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, क्योंकि तुम लोगों का बैच लेट शुरू होता है तो फिर लेट सिलेबस खत्म होता है। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में तो सिलेबस बाकी होगा अभी। Yes, sir. एनीवे जो हम शेड्यूल बनाते हैं तो अभी से उसके अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, फिर बाद में एक वीक में होते हैं तो सारे चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाते हैं। मैथ्स में जो हम पहला टेस्ट लेंगे दैट वुड बी फ्रॉम चैप्टर 7, 8 एंड 10। हट तो नहीं गया सिलेबस से। चैप्टर 7, 8 एंड 10 वी हैव। Sir, 8 नहीं है। 8 हट गया सिलेबस से, ठीक है। तो 7 और 10 कर लेंगे पहले। तो रिवीजन ऐसे, अच्छा स्ट्रेट लाइन का टेस्ट हुआ था अभी रिवीजन। परम्यूटेशन का रिवीजन करना है। हाँ सर। Okay, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर परम्यूटेशन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग भी अब तैयारी शुरू करो, टाइम आ गया, आखिरी एग्जाम है तो टेक इट लाइटली कि हाँ 11th है और ये वो, जब पूरा साल खत्म ही हो गया तो लास्ट एंडिंग अच्छे से कर लो। फाइन, ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ Thank गुड, you, sir. बाय बाय ऑल। Thank you, sir.